नमस्कार दोस्तों, मैं एस के सर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज फिर मैं एक बहुत ही ज्वलंत टॉपिक लेकर आया हूं, उस पर मैं चर्चा करूंगा। और आप लोग जैसा देख रहे होंगे स्क्रीन पे, कॉकरोच जनता पार्टी। पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर इसका ये नाम आप बहुत तेज़ी से सुन रहे होंगे। आखिर क्या चीज़ है ये कॉकरोच जनता पार्टी, और यह किस लिए बना है, यह क्या राजनीतिक दल है या और कुछ है, क्या है, इसके बारे में आज डिटेल में आप लोगों को बताऊँगा। और आप यहाँ पे देख रहे हैं कि इसका जो सिंबल दिया जा रहा है कॉकरोच, तिलचट्टा तिलचट्टा एक सिंबल है। और यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपको थंबनेल में कि भारत में बड़ा जन आंदोलन की अलगार, मतलब शुरुआत, जैन जी का उदय। क्या वास्तव में भारत में जैन जी आंदोलन का उदय हो रहा है या और कुछ है? जो भी चीज़ें हैं आगे हम आपको बताएंगे। आखिर क्या है कॉकरोच जनता पार्टी, क्या है जैन जी आंदोलन। चलिए शुरू करते हैं, कॉकरोच जनता पार्टी आखिर है क्या चीज़ और इसके बारे में और डिटेल। तो दोस्तों, जैसा कि इसके नाम से पता चलता है कि कोई पार्टी है, राजनीतिक दल है, लेकिन वास्तव में कोई राजनीतिक दल नहीं है और न ही यह कहीं पे रजिस्टर्ड है। वास्तव में एक सोशल मीडिया में युवाओं का एक व्यंग है। और राजनीतिक आंदोलन का जो धीरे धीरे रूप लेता जा रहा है, हुआ यह कि इसकी शुरुआत ऐसे हुई कि 15 मई 2026 को सुप्रीम कोर्ट में एक सुनवाई के दौरान भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत द्वारा एक टिप्पणी की गई और उन्होंने कहा कि कुछ सोशल मीडिया यूजर्स और बेरोजगार युवा कॉकरोच जैसे हैं और वो समाज के परजीवी हैं। मतलब कुछ ऐसे बेरोजगार युवा जिनको कोई काम नहीं है, वो सोशल मीडिया पर आ गए हैं और आरटीआई कार्यकर्ता बन गए हैं या कुछ ऐसा हरकत कर रहे हैं, वो जाके केवल सामाजिक विकास को रोक रहे हैं, उनका ये कहना था। इसी बात को कुछ युवाओं ने दिल पे ले लिया और उन्होंने इस चीज़ को समझा कि हम जैसे बेरोजगार को जो है कॉकरोच कहा जा रहा है, तो कॉकरोच कहने का मतलब ये होता है कि मार डालना। मतलब कॉकरोच है तो कॉकरोच को ख़त्म कर दो, क्योंकि उसका कोई प्रयोग तो होता नहीं है। वो घर में हो या जहाँ भी हो, गंदगी ही तो फैलाते हैं, कचरे में ही पैदा होते हैं। तो जो 15 मई 2026 को हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, भारत के मुख्य न्यायाधीश महोदय ऐसा तुलना कर दिए, टिप्पणी कर दिए, उससे क्या हुआ, जैन जी हमारे जो है एकदम क्रोधित हो गए, एंग्री हो गए। और इसी बात को लेके आगे बढ़ते ही 16 मई को, एक दिन बाद ही, कुछ लोग सीजेपी का गठन कर देते हैं। एक सटायर विरोध है और कुछ नहीं, है ना, एक व्यंग्यात्मक विरोध था। तो कॉकरोच जनता पार्टी, इसका फाउंडर हुए जो आप चित्र में देख रहे हैं, यही इसके फाउंडर है। ये है अभिजीत दीपके। पॉलिटिकल कम्युनिकेशन के स्पेशलिस्ट रह चुके हैं आम आदमी पार्टी में। तो इसके पहले अन्ना आंदोलन में भी ये जुड़े हुए थे। ठीक, तो ऐसा, हालांकि इनकी और भी अधिक जानकारी जुटाई जा रही है, पूरा डिटेल्स नहीं पता है। अभी ये न्यूयॉर्क में, अमेरिका में सेटल है। तो इन्होंने जो है एक व्यंग्यात्मक रूप से जो है सटायर विरोध किया इसका। और लेकिन अगले कुछ ही घंटों में क्या होता है, इंस्टाग्राम हो, चाहे एक्स हो, चाहे और भी जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म थे, वहाँ पे इन्होंने एक वो पेज अपना बनाया। जैसे इंस्टाग्राम पे इसके बहुत तेज़ी से फॉलोअर, इस पार्टी के बहुत तेज़ी से फॉलोअर बढ़े। और फॉलोअर इतनी तेज़ी से बढ़े कि आज 24 मई 2026 है, तो आज के दिन पर इसके 22 मिलियन फॉलोअर हो गए हैं। मतलब लगभग 2.25 करोड़ फॉलोअर हो चुके हैं। आश्चर्य की बात है, क्योंकि बीजेपी के अभी 12 मिलियन फॉलोअर हैं, कांग्रेस के 8 मिलियन फॉलोअर हैं, और इसके कितने फॉलोअर हो गए, 22 मिलियन। मतलब युवाओं का विरोध और युवाओं में इतनी हताशा निराशा इन सब बातों को देखकर लगा कि सोचिए कि 22 मिलियन फॉलोअर इसके हो गए। तो कहीं न कहीं एक आसार दिखाई देने लगा युवाओं को, और युवाओं को व्यंग पसंद नहीं आया है। जो कमेंट किए हमारे चीफ जस्टिस महोदय, युवाओं को पसंद नहीं आया। ठीक है, अच्छा, अब आगे देखते हैं कि आखिर ये जो बना हुआ कॉकरोच जनता पार्टी, इसमें शामिल होने की शर्त क्या है। ये भी एक मज़ेदार व्यंग ही है, वास्तव में कुछ है नहीं, ये व्यंग है कि चलो भाई, इस पार्टी में जो शामिल होगा कॉकरोच जनता पार्टी में, वो क्या होगा, वो बेरोजगार होना चाहिए, पहला शर्त। दूसरा, आलसी होना चाहिए, लेज़ी। ठीक है, मतलब आलसी आदमी से सम्मिलित हो। तीसरा, 24 घंटे वो ऑनलाइन रहना चाहिए, मतलब वो क्या होना चाहिए, ये यही सोशल मीडिया ऑनलाइन चीज़ों से जुड़ा रहे, है ना। और रेंट में माहिर होना चाहिए, प्रोफेशनल रेंटर होना चाहिए, रेंट में माहिर होना चाहिए। मतलब सोचिए, इसकी शर्तें भी एक मजाक ही है। इसका मतलब सीधे लगता है जो फाउंडर अभिजीत दीपके हैं, वो सीरियस थे ही नहीं, एक मजाक के रूप में इसको एक पेज बना दिए, इंस्टाग्राम और एक्स पे पेज बना दिए। सोचे होंगे फॉलोअर कुछ आएंगे, हंसी मजाक होगा,
सीजीआई साहब के ऊपर कमेंट किया जाएगा कि चलो भाई हम काकरोच हैं, हम युवा हैं, काकरोच हैं। लेकिन ये धीरे धीरे तो सीरियस होता चला गया। कहानी शुरू हुई मजाक से, और मजाक से कहानी कहाँ गंभीरता की ओर बढ़ती चली गई। तो उसके आगे इसका मैनिफेस्टो भी आ गया, घोषणा पत्र मुद्दे आ गए। अब आगे देखिए, मजाक से बात सीरियस की ओर जा रहा है, ठीक है, गंभीरता की ओर ध्यान दीजिए। अब ये घोषणा पत्र अपने मैनिफेस्टो में सीधे सीधे क्या मांग उठा लिए कि न्यायपालिका में सुधार होना जरूरी है, ठीक है। मतलब न्यायपालिका में सुधार के लिए बताया पोस्ट रिटायरमेंट जो अपॉइंटमेंट होते हैं, जैसा कि ये हमारे यहाँ की समस्या है हमारे राजनीतिक व्यवस्था की। कई बार ऐसा देखा गया है कि न्यायपालिका में भी राजनीतिक हस्तक्षेप होता है, जिसके कारण कुछ न्यायाधीश कभी कभार देखा गया है कि वो राजनीतिक निर्णय ले लेते हैं बाद में किसी वैसे पद पाने के लालसा में। तो ये बात तो बहुत ही मतलब यहाँ पे न्यायिक सुधार के क्रम में हम लोग पढ़ते हैं कि भारत में न्यायिक सुधार के लिए ये बात ध्यान देना चाहिए कि पोस्ट रिटायरमेंट अपॉइंटमेंट नहीं होने चाहिए कहीं पे। इससे क्या होता है कि जो भ्रष्टाचार है उसमें कमी आती है, निष्पक्षता, न्यायिक निष्पक्षता दिखाई देती है। ये तो सही बात है, ये डिमांड इनका बड़ी अच्छी बात। फिर आगे दिखाया रोजगार और पारदर्शिता होनी चाहिए, ठीक है। एक एंटी लीक मीजर पर बताया, अभी नीट की परीक्षा हुई कुछ दिन पहले, जैसे जले पर नमक छिड़क देना, तो वही स्थिति आई। नीट की परीक्षा हुई, पेपर लीक हो गया। लो भाई, बहुत जगह बहुत लोग आंदोलन भी कर रहे हैं, पटना जैसे शहर में, जयपुर जैसे शहर में। इनको मौका मिल गया इस बात को लेके कि भाई एक नीट की परीक्षा भी आप नहीं सही से करा पा रहे हो, राष्ट्रीय स्तर पर आप जो है डॉक्टर तैयार कर रहे हो MBBS, तो उसके लिए एक अच्छी परीक्षा भी नहीं, पूरा पेपर लीक हो रहा है। युवाओं में वैसे भी हताशा और बेरोजगारी है, उस हताशा को जो है बूस्ट करने का मौका मिल गया। तो ये चीज़ें, इस पर भी ये फोकस कर दी है, ठीक है। लगे हाथ इन्होंने जो शिक्षा मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान जी से, उनसे मांग लिए, इस्तीफा की भी मांग करने लगे हैं। इनका मांग है कि जो मंत्री पद से उनको हटाया जाए, धर्मेंद्र प्रधान जी को। फिर अगला जो घोषणा पत्र है, तीसरा घोषणा पत्र, उन्होंने भ्रष्टाचार पर वार करने वाली, ठीक है। आप लोगों को याद होगा 2011 में अन्ना आंदोलन शुरू हुआ था, उसमें भ्रष्टाचार के खिलाफ ही बहुत बड़ा आंदोलन हुआ। इतना बड़ा आंदोलन हुआ कि भारत की जनता में एक बार फिर से आशा जगी, चलो भाई सभी राजनीतिक दलों से आशा उठ चुकी है और सब कहीं कहीं भ्रष्टाचार में लिप्त है, तो कोई ऐसी पार्टी आई है, कोई ऐसा आंदोलन आया है जो कि भारत में भ्रष्टाचार को समाप्त कर देगा। तो बहुत बड़ा जन समर्थन, जन सैलाब उमड़ा। तो उसका जो है फ़ायदा उठाते हुए आगे हमारे एक जनप्रतिनिधि हैं जो मुख्यमंत्री भी रहे हैं कई वर्ष तक दिल्ली में, तो उन्होंने एक राजनीतिक दल बना दिया उसको, उसका फ़ायदा उठा के। तो भ्रष्टाचार पर आंदोलन, मतलब भ्रष्टाचार पर वार के लिए आंदोलन की भी बात कही गई है कांग्रेस जनता पार्टी में। आगे है फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, ठीक है, अभिव्यक्ति की आज़ादी, ठीक है, फ्री स्पीच प्रोटेक्शन, मतलब अभिव्यक्ति की आज़ादी। अभिव्यक्ति की आज़ादी तो पहले से भारतीय संविधान में दिया गया है सभी भारतवासियों को, और सब अपनी अभिव्यक्ति की आज़ादी का उपभोग भी करते हैं, हमारा मौलिक अधिकार है। ये कोई इनके मांग करने से नया नहीं कुछ हो जाएगा, लेकिन वास्तव में जो है ये पहले से ही चल रहा है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। ये कोई नई बात नहीं है, इन्होंने ऐसे ऐड कर दिया, इन्हें अच्छा लगा होगा कि चलो अभिव्यक्ति की आज़ादी देते हैं। हालांकि अभी भी हमारे लोकतांत्रिक देश में अभिव्यक्ति की आज़ादी कोई बैन नहीं है, सब स्वतंत्र रूप से जो भी उचित है वो बातें कर सकते हैं। अभिव्यक्ति की आज़ादी में अब ऐसा नहीं है कि आप कुछ भी बोलते जाए, लेकिन जो उचित है उसको बोलने की आज़ादी सबको मिली है। तो यहाँ पे इनके इस अभिव्यक्ति की आज़ादी की मांग की ज़रूरत नहीं है, ऑलरेडी सभी भारतवासियों को पहले से मिला हुआ है। अब आगे जो है प्रतीकात्मक विरोध में दिखाए कि हमारा जो है एक्स अकाउंट तुरंत ब्लॉक कर दिया गया, मतलब हम बड़ी तेज़ी से बढ़ रहे थे साहब, और देखिए सत्ता दल ने हमको जो है ब्लॉक कर दिया। तो बाकी और भी कुछ चीज़ें हैं, कुछ सही लगता है, कुछ प्रोपोगेंडा लगता है, आगे चल के समझ में आएगा इनका विश्लेषण, इनका मेन मोटो आगे समझ में आएगा ये चाहते क्या है। और अभी तो फ़िलहाल हम बहुत जल्दी प्रेडिक्शन करना इनके बारे में जल्दबाजी हो जाएगी, लेकिन जैसा समझ में आ रहा है कि ये धीरे धीरे एक मजाक से सीरियस गंभीरता की ओर बढ़ते जा रहे हैं। तो अब देखते हैं आगे कैसा जन समर्थन इनको मिलता है। अब आगे देखते हैं अगले पक्ष को। चलिए आज देखते हैं कि युवक क्यों इतने हताशा में हैं, इतने नाराज़ हैं कि कोई भी आ रहा है नेतृत्व करने के लिए तुरंत भाग रहे हैं उसके तरफ। वहाँ पे थोड़ी सी उजाला दिख रही है, उधर ही भागे जा रहे हैं, रोशनी किरण दिख रही है। तो सबसे पहले हम देखेंगे जो भारत में बेरोज़गारी है, जिस पे हमारे चीफ जस्टिस साहब बोले कि कुछ बेरोज़गारी हुआ, ठीक है। तो जो भारत में बेरोज़गारी है इसका हम 2026 का आंकड़ा देखते हैं, सांख्यिक विवरण। तो हमारे पास दिखेगा कि लगभग जो युवा है 13.8 करोड़ बेरोज़गार व्यक्ति अभी घूम रहे हैं, ठीक है, शुद्ध बेरोज़गार, समझे आप। जिसमें शहरी बेरोज़गारी है 5.2 करोड़, मतलब 12.8% शहरी लोग बेरोज़गार रूप से घूम रहे हैं, उनको कोई रोज़गार नहीं मिल रहा है, ठीक है। इसी प्रकार से अगर ग्रामीण स्तर पर बेरोज़गारी देखें तो ग्रामीण क्षेत्रों में भी लगभग 8.6 करोड़ लोग
बेरोज़गार हैं, मतलब ग्रामीण में जितनी क्षेत्रों में जितनी जनसंख्या है, जिसमें 8 करोड़ लोग, लगभग 8.2% लोग बेरोज़गार हैं। ठीक है, तो आखिर ये 12% और 8% लोग जो बेरोज़गार हैं शहर और ग्रामीण क्षेत्रों में, एक करें तो क्या करें? इनके लिए कोई रास्ता है? अब आइए हम देख लेते हैं कि सबसे अधिक बेरोज़गार व्यक्ति वाले 3 शीर्ष राज्य कौन हैं। ठीक है, आप देखेंगे उत्तर प्रदेश नंबर 1 पर है, जहाँ पे 2.5 करोड़ बेरोज़गार लोग घूम रहे हैं इसे। ठीक, आबादी के मामले में भी उत्तर प्रदेश नंबर 1 पे है। दूसरे नंबर पर आप देखेंगे लगभग 2 करोड़ लोग बिहार में बेरोज़गार बैठे हैं। महाराष्ट्र में देखेंगे वहाँ भी लगभग 1.2 करोड़ लोग बेरोज़गार बैठे हैं। तो ये जो 3 जनसंख्या के रूप में महत्वपूर्ण प्रदेश हैं, उत्तर प्रदेश, बिहार और महाराष्ट्र, तीनों में देखिए कितने अधिक बेरोज़गार बैठे हैं। ये बेरोज़गार करें तो क्या करें? ये तो ऐसे पत्ते की तरह, सूखे पत्ते की तरह हो गए हैं कि इनमें कोई तीली लगा देगा तो जल उठेंगे, जलेंगे तो सिस्टम को भी जला देंगे ना। तो इनके लिए कुछ किया जाए, इन पर कुछ ध्यान देना ज़रूरी है। आप देखेंगे अगर आय के हिसाब से देखें, बेरोज़गारी का जो आय के अनुसार बंटवारा है उस पर आप ध्यान देंगे तो 18 से 29 वर्ष के जो युवा है उसमें 50% लोग बेरोज़गार हैं। मतलब 18 से 29 उम्र के जो युवा है उसमें 50% लोगों को ही नौकरी मिल पा रही, 50% लोग बैठे हैं बेचारे, इंतज़ार कर रहे हैं कि साहब हमारा भी कुछ कल्याण हो जाए। और यही उम्र होता है जीवन को संवारने का, सुधारने का, परिवार बनाने का, शादी ब्याह करने का। और इसी उम्र में जो है लगभग आधा, मतलब आधा जितनी आबादी है बेरोज़गारों को, उसमें आधा लोग जो है क्या कर रहे हैं, बैठ के इंतज़ार कर रहे हैं कि हमको नौकरी मिल जाए, साहब हमारा जो सुनेंगे। अगर आगे देखा जाए जो प्रौढ़ एडल्ट कहलाते हैं, जो 30 से 60 वर्ष के बीच है, उसमें भी लगभग 45% लोग बेरोज़गार हैं। ठीक है, मतलब 45% लोग ऐसे हैं जिनका जीवन जो है बीत जा रहा है बेरोज़गारी में, साहब उनको रोज़गार नसीब नहीं हो रहा है। तो कौन ध्यान देगा? ध्यान तो आपको ही देना पड़ेगा, आप लोग सत्ता में हैं। जब चाहे कोई सरकारें हों, किसी भी दल की सरकारें, मैं सभी सरकारों से यही कहना चाहूँगा, जिस राज्य में जिस भी दल की सरकारें हैं और केंद्र में जो सरकार है और आगे भी जो सरकारें आई, आप जनता का ध्यान नहीं दोगे तो जनता लोकतांत्रिक तरीके से आपको पलट देती है। लेकिन जब जनता में चिढ़ और आक्रोश बढ़ता जाएगा तो लोकतांत्रिक तरीके के बाद वो अलोकतांत्रिक भी हो जाते हैं, जैसे नेपाल में हुआ है। तो समय रहते चेत जाइए, यही देश के हित में है, यही हमारे हित में है। क्योंकि आग लगेगी तो पड़ोसी भी आग सेकने आ जाते हैं, जो देशद्रोही लोग हैं वो भी आग सेकने आ जाते हैं। तो इसलिए बचाना देश को ज़रूरी है, देश जलाया न जाए, देश बचाया जाए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो पहली समस्या जो बेरोज़गारी है वो युवाओं को इतना परेशान की हुई है कि वो हताशा में जी रहे हैं, निराशा में जी रहे हैं। लेकिन उसमें आग में घी का काम करने वाले और भी फैक्टर हैं जिसके कारण युवा आज नाराज़ है। युवा ही नहीं, पूरी देश की जनता नाराज़ है कई चीज़ों को लेकर। सोचिए कि भ्रष्टाचार किस सीमा पर बढ़ती जा रही है, इस पर ध्यान गया है? सब कहते हैं भ्रष्टाचार मिटाएंगे, भ्रष्टाचार मिटाएंगे, भ्रष्टाचार आने के बाद सब खाना शुरू कर देते हैं। ज़रा सोचिए, एक विधायक चुनाव लड़ता है तो चुनाव के पहले तक तो उसके पास 1-2 गाड़ियाँ जो रहती है सर होती हैं, चुनाव के बाद बड़ी बड़ी गाड़ियाँ आ जाएंगी, 50 लाख का, 1 करोड़ का, रेंज रोवर, फॉर्च्यूनर। कहाँ से आता है साहब? कभी उनका कुछ हिसाब किताब है? पेमेंट मिल रहा है लिमिटेड, और उनको देख रहा हूँ एक महल यहाँ बन रहा है, दूसरा महल वहाँ बन रहा है, कहाँ से इतने पैसे आ जा रहे हैं उनके पास? किसी ने उनको मतलब इतना गिफ्ट दे दिया कि चलो भैया आप विधायक हो, इसलिए हम क्षेत्र की जनता हैं, चले चंदा करके आपको जो है करें। ऐसा थोड़ी है, कोई रिकॉर्ड है? कभी भी उनका ऑडिट होता है कि आखिर कहाँ से इतना पैसा इनके पास आ जाता है? जनता सब देखती है साहब। जनता को मूर्ख बनाना वास्तव में अपनी आंखें बंद करने जैसा है, और जनता बहुत देर तक नहीं देखती है, ध्यान रखना है इस बात को। अब देखिए हमारे यहाँ जो जनप्रतिनिधि हैं उनके ऊपर कितने आपराधिक केस मामले चल रहे हैं। आपराधिक रिकॉर्ड का हम ग्राफिक दिखा रहे हैं आपको। अगर अभी की स्थिति देखा जाए, जो लोकसभा सांसद हैं हमारे यहाँ, उन पर ध्यान दिया जाए तो हमारे यहाँ साफ छवि वाले सांसद मात्र 54% हैं, और 46% सांसद ऐसे हैं, लोकसभा प्रतिनिधि 46%, मतलब 46% ऐसे हैं जिनके ऊपर क्रिमिनल केसेस चल रहे हैं। बताइए, आपराधिक मामले चल रहे हैं। तो हमारे संसद में ही 46% हमारे जनप्रतिनिधि आपराधिक मामलों में लंबित है, मामले उन पे उसमें लिप्त पाए जा रहे गए हैं, जिन पर केस चल रहे हैं। अभी मतलब डिसाइड नहीं हुआ है कि वो अपराधी है, लेकिन उन पर केस चल रहा है, आपराधिक मामले का केस चल रहा है। ठीक, और उन पर केसेस क्या लगे हैं ज़रा सोचिए। रेप का केस है या रेपिस्ट है, ठीक है, मर्डर का केस है, मर्डरिस्ट है, और कुछ माइनर केसेस भी हैं। ठीक है, छोटे मोटे केस। हाँ, ये बात सही है कि कई बार क्या होता है कि
राजनीतिक प्रतिद्वंदिता के कारण कुछ गलत केसेस लगा दिए जाते हैं, लेकिन ज़रा सोचिए कि आखिर कुछ बात तो होगी। जब तक केस चल रहा है तब तक क्यों न उनको संसद से रिमूव कर दिया जाए, संसद में रहने न दिया जाए। जाओ भैया, इनका फास्ट ट्रैक में केस चलाइए, 1 साल में 6 महीने में इनका केस क्लियर हो जाना चाहिए। केस क्लियर होने के बाद ही आएंगे। ऐसा थोड़ी है कि आज केस हो गया, 15 साल तक केस चल रहा है, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, फिर रिव्यू पिटीशन, फिर सुप्रीम कोर्ट, केस चलते जा रहा है और 4 बार सांसद हो गए। तो जनता ये सब देख के नाराज़ हो रही है, इस पर गौर करने वाली बात है। अब देखिए, जो सांसद लोग हैं, सांसदों का आपराधिक ग्राफ बढ़ रहा है। यहाँ सुधार होना चाहिए। तो ये होना चाहिए ना कि कम दागी प्रवृत्ति वाले, कम आपराधिक प्रवृत्ति वाले लोग संसद में कम से कम लोग आए। लेकिन देखिए, 2009 में 30% लोग दागी प्रवृत्ति के थे, मतलब अपराधी प्रवृत्ति के, जो उस पर आपराधिक केस चल रहे थे। 2014 के लोकसभा चुनाव के बाद 34% लोग आए। 2019 के लोकसभा चुनाव के बाद 43% हो गए। और अभी 2026 में बढ़कर आपराधिक मामलों में लंबित मामले वाले सांसद 46% हो गए। चलिए, बस अगला चुनाव हो जाए अगले पंचवर्षीय में तो ये सीधे 50% क्रॉस कर जाएंगे। भैया, इसमें बड़ी अच्छी वृद्धि कर रहे हैं, इनका ग्रोथ रेट बड़ा अच्छा है इसमें। ठीक है, भारत के विकास में कुछ हो या हो न हो, लेकिन आपराधिक मामलों में इनकी जो है विकास दर बड़ी अच्छी है, बनाए रखिए। और मैं सभी राजनीतिक दलों से अपील कर रहा हूँ कि इस समस्या से निकलिए, अपराधियों को टिकट देना बंद कीजिए, स्वच्छ छवि वाले व्यक्ति को लाइए। क्यों अपनी पार्टी और देश का बंटाधार कर रहे हैं? तो ये सबसे बड़ी समस्या है। तो क्यों न जो हमारे यहाँ स्वच्छ छवि वाले 50% MP हैं, सांसद हैं, उसको 100% बढ़ाया जाए। क्यों आपराधिक प्रवृत्ति वाले लोगों को आप टिकट देते हैं? आप किसी भी दल के हो, कोई भी दल इसमें अछूता नहीं है, सब भाई भाई है। आप देखेंगे किसी क्षेत्रीय पार्टी को भी देख लीजिए, राज्य स्तर की पार्टियों को देख लीजिए, या राष्ट्रीय स्तर की पार्टियों को देख लीजिए, सब में आपराधिक प्रवृत्ति वाले जनप्रतिनिधि मिल जाए। भारतीय लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था आप लोग जानते हैं कि 3 स्तंभ पर टिकी हुई है: व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। कोई भी दिक्कत आती है, कोई भी समस्या आती है तो लोग न्यायपालिका के शरण में जाते हैं। न्यायपालिका के शरण में जाने से ये आशा बनी रहती है कि हमें यहाँ से न्याय मिलेगा, बाकी स्थान से नहीं मिला तो यहाँ से न्याय मिलेगा। लेकिन तीसरे और अंतिम रूप में जो सबसे बड़ी समस्या है, यहाँ पे कुछ सांख्यिकी आंकड़े हम आपको दिखा रहे हैं, उससे इस समस्या को आप समझ जाएंगे कि हमारे भारत के मुख्य न्यायाधीश महोदय, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश महोदय जो ये बात बोल रहे हैं कि एक कॉकरोच वाला बयान दिए, तो ज़रा इस पर भी तो ध्यान देना होगा श्रीमान जी आपको। आप देश के एक बहुत बड़े पद पर बैठे हुए हैं, हम सब आपके पद प्रतिष्ठा का सम्मान करते हैं, हम लोकतांत्रिक व्यवस्था भारत के संविधान का सम्मान करते हैं। लेकिन क्या आप इस बात पर ध्यान दे रहे हैं कि जिस सुप्रीम कोर्ट के आप सुप्रीम जज हैं, उसी सुप्रीम कोर्ट में कितने मामले पेंडिंग हैं, कितने मामले अभी पड़े हुए हैं? 93,731 मामले अभी की स्थिति में दिखाई दे रहा है, मोटा मोटी। ठीक, ज़रा सोचिए, 93,000 मामले पेंडिंग है। और भारत के जो 25 हाई कोर्ट हैं, अगर उनको देख लिया जाए तो भारत में 63,61,340 मामले दिख रहे हैं। ये नीचे वाले जो इकाई दहाई सैकड़ा वाले मामले हैं तो रोज़ जो है हज़ारों मामले इधर उधर होते रहते हैं। तो मोटा मोटी समझ लीजिए कि 63 लाख केस राज्य के उच्च न्यायालयों में लंबित है, चल रहा है। अब सोचिए, ज़रा आंकड़े देखिए कि अगर पिछले 10 साल के आंकड़े देखेंगे तो कैसे देखिए, मामले बढ़ते जा रहे हैं, निपटारा नहीं हो रहा है, मामले बढ़ते जा रहे हैं, निपटारा नहीं हो रहा है। तो इतने मामले अगर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में लंबित है, आपको हमको बताने की ज़रूरत नहीं है। आप साइट पे चले जाएंगे, देखेंगे कि कुछ मामले तो 1980, 1990, 2000, 2010 इन सब समय के चले आ रहे हैं, इसका निपटारा ही नहीं हो रहा है। मतलब 40 साल पुराने केसेस चल रहे हैं, 30 साल पुराने केसेस चल रहे हैं। व्यक्तिगत मेरा ही एक केस 8 साल से चल रहा है, कुछ निपटारा नहीं हुआ। तब क्या कहें? इसी से समझ में आ रहा है। तो साहब, आप काकोच मारने की जगह थोड़ा सा विनम्र निवेदन है महोदय कि इस पर भी ध्यान दे देते कि आखिर ये मामले 30-30 साल, 25-25 साल से क्यों चल रहे हैं। इसके पीछे आप एक कमेटी बना दीजिए। आप बहुत कम लोगों को सौभाग्य प्राप्त होता है कि भारत के न्यायालयिक व्यवस्था के सर्वोच्च पद पर बैठना। आप इतने गणमान्य हैं, इतने प्रतिष्ठित पद पर बैठे हैं महोदय, तो आपसे विनम्र अनुरोध है कि आप इस पर भी ध्यान दीजिए, कमेटी बनाइए
जो शीघ्र अतिशीघ्र इस पर निर्णय ले कि आखिर क्या ऐसे केसेज, क्या ऐसी समस्या है जो 30-30, 20-20 साल से मामले चल रहे हैं। क्यों न 1 साल में, 2 साल में इन सभी मामलों का निपटारा कर दिया जाए। क्यों न फास्ट ट्रैक में इन सभी मामलों को निपटा दिया जाए। कोई समाधान नहीं है, तो है कि तारीख पे तारीख चलता आ रहा है और मामलों का निपटारा नहीं हो रहा है। तो कॉकरोच मारने से पहले आप क्यों नहीं इस पर ध्यान देते हैं? क्या ज़रूरी है कि कोई विवादित बयान देकर ही माहौल को गर्म किया जाए? ये भी तो हो सकता है कि आप तो बहुत संवेदनशील पद पर बैठे हैं, आप बहुत उच्च व्यक्ति हैं, क्यों नहीं आप इस पर ध्यान देते हैं? हमारी विनती है कि कृपया इस पर ध्यान दीजिए। कितने केसेज, अब इलाहाबाद हाई कोर्ट देखिए, इसमें 12 लाख केसेज पेंडिंग है, चलते ही जा रहा है, चलते ही जा रहा है। जाएंगे तो वहाँ देखेंगे आदमी ही तिलचट्टे जैसे बेचारे घूम रहे हैं, आशा लिए कि इस न्याय के दरवाजे पर हमको न्याय मिलेगा। उसी में कितने लोगों की तो ज़िंदगी खप गई। हमारे वकील भाई लोग ही सब जो परेशान हैं, सोच रहे हैं कि डेट लग नहीं रहा है, हम कैसे इनकी बहस करें, कैसे बहस करें, इनका कैसे सुने, जब डेट ही नहीं लग रहा है। एक डेट आज लग रहा है, फिर 6 महीने बाद डेट लग रहा है। वकील भी परेशान है, मुवक्किल भी परेशान है। जाए तो जाए कहाँ ये जनता? तिलचट्टे की तरह घूमते रहे। आखिर इनको तिलचट्टा बनाया कौन है? कोई न कोई तो है इस सिस्टम में जो इनको तिलचट्टा बनाए रखना चाह रहा है, चाह नहीं रहा है कि एक कॉकरोच से आदमी बन सके। क्या भारत में पैदा होना और भारत में इस सिस्टम से लड़ना, इस सिस्टम में अपने आप को खड़ा करना और खड़ा न हो पाना, गिर जाना, वही अपराध है? तो इसलिए निवेदन है सरकार से, निवेदन है न्यायपालिका से, निवेदन है भारत के अन्य जितने भी बॉडी हैं, जितने अन्य अंग हैं भारत में शासन व्यवस्था के, तो किसी गैर जिम्मेदाराना बयानबाजी से निकलकर कुछ ठोस कार्य करिए। जो तिलचट्टे घूम रहे हैं ना, तो ये भी बेचारे किसी सिस्टम में एडजस्ट हो जाए और इन्हें भी लगे कि मेरा भारत महान है। कुछ ऐसा करिए कि कोई आग न लगाने पाए और हमारा देश, हमारा घर अच्छी तरीके से, संपन्न तरीके से विकास करता रहे। इसी के साथ मैं आज का ये टॉपिक समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार दोस्तों।